नमस्कार। सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज। एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भरेंगे पर्चा। वेंकैया नायडू का मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा। राष्ट्रपति चुनाव में करीब 99% वोटिंग। रामनाथ कोविंद की जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त। मीरा कुमार ने बताया विचारधारा की लड़ाई। 20 जुलाई को मतगणना। पुराने नोट जमा कराने के लिए नया मौका देने से सरकार का इनकार। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा काले धन के खिलाफ अभियान पर फिर सकता है पानी। आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई में संविधान पीठ गठित। गोपनीयता के अधिकार पर भी होगा विचार। और रूस के पूर्वी तट के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप। सुनामी का खतरा टला। पेरू के तटीय इलाके में भी 6.6 तीव्रता के झटके। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के लिए 5 अगस्त को चुनाव होने हैं। एनडीए और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। दोनों ही उम्मीदवार आज अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी आज पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। सोमवार शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लगाई गई, जबकि विपक्ष ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। वेंकैया नायडू ने इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू के नाम की घोषणा के बाद कई ट्वीट किए। प्रधानमंत्री ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू के समर्थन के लिए बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की। जो भी नजदीक से जानता है वेंकैया जी को, स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने दायित्व निभाया है। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होते ही कई नेताओं और राजनीतिक दलों ने उनके समर्थन का ऐलान भी किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वेंकैया नायडू को उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि नायडू के पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और वो इस पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कहा कि वो वेंकैया नायडू की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। Our party TRS has decided to support his candidature, and I am confident and very sure with all his experience he'll make a very good vice presidential candidate for this country, and I'm happy that a fellow Telugu person's name is nominated. उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। 21 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 अगस्त को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज दोनों ही उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी, दोनों ही आज अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और इससे पहले सोमवार शाम
बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नायडू के नाम का प्रस्ताव रखा और जिस पर सबने सहमति जताई। और आज नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए सोमवार को वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म हुई। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद और यूपीए की तरफ से मीरा कुमार उम्मीदवार हैं। चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अनूप मिश्रा ने बताया कि करीब 99% वोटिंग हुई। वोटों की गिनती 20 जुलाई को दिल्ली में होगी और इसी दिन परिणाम भी आएंगे। देश के सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली में देश के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले गए। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई बड़े नेताओं ने संसद में मतदान में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ये चुनाव मौजूदा कालखंड के लिहाज से बेहद अहम है। जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है, एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपना वोट डाला। इधर वोटिंग से पहले यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि ये चुनाव देश की दिशा तय करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मा की आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि इससे पवित्र और इससे शक्तिशाली और कुछ नहीं है। और देश के हित में, देश के भविष्य के लिए निर्णय लिया जाएगा। इस बीच एनसीपी ने स्वीकारा कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि चुनाव के बाद अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इधर बीएसपी नेता मायावती ने कहा कि ये चुनाव कोई भी जीते, लेकिन ये उनकी पार्टी और विचारधारा की जीत है। रक्षा करने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति की होती है। हम यही कोशिश और हमारी आशा यही रहेगी कि अच्छे व्यक्ति जो इस पद की गरिमा को रख सकते हैं, संविधान की रक्षा कर सकते हैं, वो जीते। और इसमें कोई अब चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, अब अन्य कोई राजनीति वोटिंग के बाद न देखी जाए। ये जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि शुल्क कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इस साल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,896 वोटर थे, जिसमें 776 सांसद और 4,120 विधायक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के सभी राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोट डाले गए। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच विधानसभा भवनों में सुबह से ही विधायकों की आवाजाही लगी रही। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के समर्थकों ने जीत के दावे किए। ये तस्वीरें हैं देश के अलग अलग राज्यों की, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायक वोट डालने पहुंचे। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार के पक्ष में दोनों के समर्थकों ने खुलकर अपनी बात रखी। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे उम्मीद क्या, सब जानते हैं रामनाथ कोविंद जी, श्रीमान रामनाथ जी भारी बहुमत से जीतेंगे। আমরা ভোট দিয়েছি, এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভোট, প্রতিরোধের ভোট, এবং আগামী দিন আমি চাই, আমরা সবাই চাই বিরোধী শক্তি এক জায়গায় এসে লড়াই করুক। चेन्नई में एआईएडीएमके के दोनों गुटों के नेताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं डीएमके ने दावा किया कि मीरा कुमार इस चुनाव में रामनाथ कोविंद को कड़ी टक्कर देंगी। बेंगलुरु में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். இதுதான் நான் வந்து சொல்றேன், இது யாருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, இது ரகசிய வாக்கு. முதல் குடிமகன் ஜனாதிபதி ஆக அந்த ஜனாதிபதிக்குரிய தேர்தல்
அதற்குரிய வாக்குப்பதிவு இன்றைக்கு நடைபெற்றிருக்கிறது. अपना वोट बदल के मीरा कुमार साहिबा को कामयाब करें, लेकिन अगर अभी के नंबरों पे जाएं तो लगता है कि एनडीए को जो है इस इलेक्शन में एडवांटेज है. गुवाहाटी, जयपुर, भुवनेश्वर और लखनऊ समेत देश के सभी कोने से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली. कई राज्यों में दोनों गुटों ने दावा किया कि उनके पक्ष में दूसरी पार्टियों ने क्रॉस वोटिंग की है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान कल पूरा हो गया. वहीं अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. आज खास दिन है. आज नामांकन दाखिल किया जाएगा एनडीए और विपक्ष की तरफ से. सीधा हम रुख करेंगे अपने संवाददाता विशाल दहिया का, जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ मौजूद हैं. किस तरह की तैयारियां विशाल अब उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन को लेकर, और किस तरह की जानकारी है? कितने सेट जमा कराए जा सकते हैं? कौन अनुमोदक और प्रस्तावक रहेगा? किस तरह की अपडेट है आपके पास? देखिए, तैयारियां उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पूरी हैं और इस चुनाव के लिए जिस तरह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो लोकसभा के महासचिव थे, वैसे ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनको चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किया गया है वो राज्यसभा के महासचिव हैं. और आज उनके कक्ष में जो दोनों उम्मीदवार हैं, यानी कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और विपक्ष के उम्मीदवार, दोनों ही उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है. और जैसी जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक लगभग 11 बजे के आसपास एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एम वेंकैया नायडू, वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे पहले, और उसकी थोड़ी देर बाद जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं गोपाल कृष्ण गांधी, वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. काफ़ी बड़ी संख्या में जो वरिष्ठ नेता हैं दोनों ही गुटों के, उनके रहने की उम्मीद है. एम वेंकैया नायडू जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन में प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे. उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रहने की उम्मीद है और बाकी जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो भी रहेंगे. कुछ जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित प्रदेशों के वो भी मौजूद रहेंगे, और जो घटक दल हैं एनडीए के, खासतौर पर जो सरकार में शामिल हैं, उनके जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे. जैसे कि चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी सुबह नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे. और उसी तरह उसके थोड़ी देर बाद जब विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी का नामांकन पत्र दाखिल होगा तो वहां भी जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो 18 दल हैं जिन्होंने समर्थन दिया है एक साथ गोपाल कृष्ण गांधी की उम्मीदवारी को, उनके बड़े नेता मौजूद रहेंगे. तो काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहेगा और लगभग दोपहर 12:30 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका. और खबरों में आगे बढ़ते हैं. संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया. पहले दिन दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई. प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सहयोग की अपील की तो विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाए. सोमवार को सदन की कार्यवाही पूर्व पर्यावरण मंत्री और राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे को श्रद्धांजलि देने से शुरू हुई. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि दवे हमेशा पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते रहे. सदस्यों ने कांग्रेस सांसद पी गोवर्धन रेड्डी को भी श्रद्धांजलि दी. पूर्व सांसदों में अखिलेश दास गुप्ता, दसारी नारायण राव, पीएन सुकुल, ईरा सेजियन, सी नारायण राव और यूके लक्ष्मण गौड़ा को भी याद किया गया. We deeply mourn the passing away of Dr. Akhilesh Das Gupta, Shri Anil Madhav Dave, Shri P.N. Sukul, Dr. Desari Narayana Rao, Shri Era Sezian, Shri Palvai Govardhan Reddy, Dr. C. Narayan Reddy and Shri U.K. Lakshmana Gowda. राज्यसभा में भारी बारिश और बाढ़ में जान गंवाने वालों को भी श्रद्धांजलि दी गई और अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की निंदा की गई. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर निर्वाचित सांसद फारूक अब्दुल्ला और पीके कुन्हाली कुट्टी ने शपथ ली. इसके बाद दिवंगत सांसद विनोद खन्ना और पूर्व पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के साथ पूर्व सांसद सूबेदार प्रसाद सिंह, ईरा सेजियन, अजित कुमार साहा और नारायण सिंह चौधरी को श्रद्धांजलि दी गई. लोकसभा में भी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई. सभा इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की निंदा करती है और इस घृणित हमले के पीड़ित शोक संतप्त परिवारों के प्रति
गहरी संवेदना व्यक्त करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग मांगा। सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्र हित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यू एडिशन करने का प्रयास, हर व्यवस्था में वैल्यू एडिशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। विपक्ष कृषि संकट, किसानों की आत्महत्या, जीएसटी, नोटबंदी समेत तमाम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की तैयारी में है। कि अंदरूनी सुरक्षा जो है आज के देश के अंदर बहुत बड़ी पैमाने पर उसके अंदर गिरावट है। अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए उनकी संरक्षण के सवाल ही उठा, ये होगा एक सवाल। दूसरा, आम आदमियों के ऊपर आर्थिक बोझ बड़ी पैमाने पर बढ़ी है। मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 विधेयक पेश किए जाएंगे। कृति मिश्रा और प्रणव गोस्वामी के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विदेश सचिव एस जयशंकर आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति को भूटान के साथ त्रिकोणीय स्थल पर चीन और भारत के बीच गतिरोध से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस समिति में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सदस्य हैं। सिक्किम के डोकाला इलाके में सड़क निर्माण करने को लेकर बीते 3 हफ्ते से तनाव बना हुआ है। ये मामला तब शुरू हुआ था जब चीन की तरफ से वहां सड़क निर्माण करने की कोशिश की गई थी। भूटान इससे डोकलाम कहता है, जबकि चीन इसे अपने डोंगलांग क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है। पिछले हफ्ते सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्ष को जानकारी देने के लिए बैठक भी बुलाई थी। पुराने नोट बदलने या जमा कराने के मामले में सरकार अब कोई मौका देने के पक्ष में नहीं है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जवाब दाखिल किया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर दोबारा मौका दिया गया तो काले धन के खिलाफ सरकार के अभियान पर पानी फिर जाएगा। केंद्र सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए एक और मौका देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि अगर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कराने का फिर से मौका दिया गया तो काले धन पर लगाम लगाने का मकसद बेकार हो जाएगा। सरकार ने कहा कि ऐसे में बेनामी लेन देन और नोट जमा कराने में दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करने के मामले भी बढ़ जाएंगे। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि पिछली बार जब 1978 में देश में नोटबंदी हुई थी तो पुराने नोट जमा कराने के लिए सिर्फ 6 दिन दिए गए थे, जबकि इस बार सरकार ने 51 दिन दिए जो पर्याप्त हैं। नोटबंदी के दौरान लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक 51 दिन का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से इस बारे में सवाल पूछा था। कोर्ट ने कहा था कि जो लोग असल वजहों से नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा नहीं करा पाए, उनके लिए एक और मौका क्यों नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट में आज आधार से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी। 5 जजों की संविधान पीठ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली और गोपनीयता के अधिकार के पहलू को लेकर दायर याचिकाओं पर विचार करेगी। संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर शामिल होंगे। दरअसल 12 जुलाई को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और वरिष्ठ वकील श्याम दीवान के मामला उठाने के बाद आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एक पीठ बनाने पर सहमत हुआ था। ये दोनों वकील उन याचिकाओं के संबंध में पेश हुए थे जिनमें जनहित याचिकाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने के सरकार के कदम को चुनौती दी गई है। 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 7 जुलाई को कहा था कि आधार से जुड़े सभी मुद्दों पर आखिरी फैसला एक बड़ी पीठ को करना चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड GM सरसों को लेकर केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस फसल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर फिलहाल कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है। इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और GM फसलों को वाणिज्यिक तौर पर जारी करने के मामले में विभिन्न पक्षों से सुझाव और उनकी आपत्तियां मांगी गई हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार को 7 दिन में बताने को कहा कि वो इस बारे में कब तक फैसला लेगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC बीते मई में ही इसके वाणिज्यिक इस्तेमाल की सिफारिश कर चुकी है। याचिकाकर्ता की दलील है कि इन बीजों का उचित परीक्षण किए बिना ही
विभिन्न स्थानों पर इन बीजों का सीधे खेतों में परीक्षण किया जा रहा है और इस पर 10 साल की रोक लगाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 17 अक्टूबर को जीएम सरसों फसल का वाणिज्यिक इस्तेमाल शुरू करने के मामले में स्थगन के अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने कल रात 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। शक है कि 3 में से 2 आतंकी स्थानीय और 1 पाकिस्तानी हो सकते हैं। आपको बता दें कि कल सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान छेड़ रखा था, जिसके बाद रात 8 बजे वानी हमा गांव में मुठभेड़ शुरू हुई। इस दौरान गोलीबारी में 3 आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों की पहचान की पुष्टि के लिए जांच जारी है। और अब बात मौसम की। भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ओडिशा में हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन बाढ़ की चपेट में आने से कल 2 लोगों की जान चली गई और 8 लोग घायल हुए। राज्य के रायगढ़ और कालाहांडी जिले में 40,000 से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। असम में भी स्थिति बेहतर हुई है, हालांकि यहाँ 5 और लोगों की मौत हो गई। 17 जिलों के 8 लाख लोग अभी बेहाल हैं। गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 11 हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हुई, जिससे कल 1 आदमी बह गया। दिल्ली में भी कई इलाकों में पानी बरसा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है, जिससे बाढ़ पीड़ित इलाकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस के पूर्वी तट के पास बीती रात 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के मुताबिक भी सुनामी का खतरा अब कम हो गया है। जानकारी के मुताबिक रूस से हवाई तक के क्षेत्र में समुद्री तटों के लिए लहरों की ऊंचाई 1 फीट से कम होने का अनुमान था। भूकंप का केंद्र रूस के निकोल्स्की के करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर था। ब्रह्मांड की खोज में जुटे वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं के एक बड़े समूह का पता लगाया है। हजारों साल पुराने समूह को सरस्वती नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ढांचा अब तक की गई खोज में सबसे बड़ा है। ब्रह्मांड अनंत है, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर, लेकिन सदियों से चले आ रहे वैज्ञानिक प्रयासों से आज हम इसके कुछ हिस्सों को समझ पाए हैं। इसी कड़ी में पिछले साल गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज में शामिल इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर आकाश गंगाओं के एक बड़े समूह यानी कि सुपर क्लस्टर की है। ओवर द इयर्स जब स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे ने कई सारी ऑब्जर्वेशंस ली, डेटा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उसके बाद हमने पिछले कुछ सालों में 3 से 4 सालों में एक्टिवली और इंटेंसिवली उसको एनालाइज किया और फिर जो हमें रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी अच्छे थे। जैसा कि उसके मास के बारे में हमें पता चला, उसकी लेंथ के बारे में पता चला सरस्वती सुपर क्लस्टर की। तो ये सारी चीज़ें हमने उस डेटा को एनालाइज करके पिछले 3-4 सालों में करके रिजल्ट्स निकाले। ये सुपर क्लस्टर लगभग 400 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है और करीब 10 अरब वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों ने इसे सरस्वती का नाम दिया है और उनका मानना है कि ये अब तक खोजे गए सबसे बड़े ढांचों में से एक है। दरअसल सुपर क्लस्टर आकाशगंगा और आकाशगंगा के समूहों से मिलकर बनते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें हजारों आकाशगंगाओं का समावेश होता है और ये दूर दूर तक फैली होती हैं। इसी तरह नई खोज सरस्वती 60 करोड़ प्रकाश वर्ष तक विस्तार में फैली हुई है और इसका द्रव्यमान लाखों करोड़ों सूर्य के बराबर हो सकता है। जो एक गैलेक्सी होती है जैसे हमारी मिल्की वे है, उसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स होते हैं किसी एक टिपिकल गैलेक्सी में। अगर एक गैलेक्सी को देखें हम तो
एक सुपर क्लस्टर के मुकाबले में वो साइज में, मास में बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो ये जो सुपर क्लस्टर है ये बहुत बहुत बड़ा है अगर हम कंपेयर करें किसी भी गैलेक्सी से। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड जब 1000 करोड़ वर्ष पुराना रहा होगा तब इस सुपर क्लस्टर की उत्पत्ति हुई होगी। इस शोध को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जाने-माने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात खास शख्सियत की। दुनिया में ऐसे कम ही लोग पैदा होते हैं जिनका जीवन अपने आप में दर्शन होता है। वो दुनिया में आते हैं और जाते हैं पर उनका प्रभाव हमेशा बना रहता है। ऐसे ही एक शख्स हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनकी आज जयंती है। मदीबा के नाम से मशहूर नेल्सन मंडेला को रंग भेद के खिलाफ ताउम्र संघर्ष करने के लिए 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1994 में वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए और अपने वादे के मुताबिक 1999 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद भी वो रंगभेद के खिलाफ काम करते रहे। जोहान्सबर्ग में 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया। नेल्सन मंडेला की शानदार शख्सियत पर आज दोपहर 1 बजे आप राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं हमारी खास पेशकश मंडेला महान। नेल्सन मंडेला की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की तकदीर बदल गई। दिलकश आवाज से हर गजल प्रेमी के दिल में जगह बनाने वाले मेहदी हसन साहब की आज जयंती है। उनका जन्म 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के लूना गांव में हुआ, मगर विभाजन के बाद मेहदी हसन पाकिस्तान चले गए और वहां उन्होंने गायकी का सफ़र जारी रखा। मेहदी हसन को गायन विरासत में मिली। जिंदगी एक सफ़र है, अर्ज़ नियाज और होश हस्ती आज भी गज़ल प्रेमियों के दिलों पर छाई हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने रफ्ता रफ्ता और शोला था, जल बुझा हूँ जैसी बेहतरीन गज़लों को अपनी आवाज़ दी। 13 जून 2012 को मेहदी हसन साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज पुण्यतिथि है। राजेश खन्ना एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से जनता का ही नहीं बल्कि आलोचकों का भी दिल जीता। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में पैदा हुए राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को दुनिया को अलविदा कहा। आइए याद करते हैं राजेश खन्ना को। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। राजेश खन्ना के सदाबहार स्टाइल और अंदाज के पीछे एक मंझा कलाकार छिपा था। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। फिल्म नौकर, इत्तेफाक, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों में उन्होंने लीड से हटकर रोल किए। तुम्हारा तो कोई नहीं। काका की कामयाबी का दौर 1969 से 1971 के बीच रहा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बाबू साहब, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं। उनकी एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में आई। अपने दौर की फिल्मों में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। कहीं दिल फेंक आशिक, कहीं माँ बाप की इकलौती आस, कहीं जेल से भागा कैदी। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट यू मेरे। हालांकि 80 का दशक आते आते सिनेमा का बुरा दौर शुरू हुआ तो राजेश खन्ना का सूरज भी ढलने सा लगा। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अवतार, आज का एमएलए राम अवतार और सौतन जैसी हिट फिल्में दी। 90 के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और 1992 में लोकसभा में पहुंचे। राजेश खन्ना ने उस दौर में युवाओं को एक अलग स्टाइल दी और उनकी फिल्म आनंद में वो दर्शकों को जिंदगी का फलसफा दे गए। कैसी है पहेली हाय। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो हंसाए, कभी ये रुला
और अब आखिर में हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज। एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और विपक्षी उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भरेंगे पर्चा। वेंकैया नायडू का मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा। राष्ट्रपति चुनाव में करीब 99% वोटिंग। रामनाथ कोविंद की जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त। मीरा कुमार ने बताया विचारधारा की लड़ाई। 20 जुलाई को मतगणना। पुराने नोट जमा कराने के लिए नया मौका देने से सरकार का इनकार। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा काले धन के खिलाफ अभियान पर फिर सकता है पानी। आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई में संविधान पीठ गठित। गोपनीयता के अधिकार पर भी होगा विचार। रूस के पूर्वी तट के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप। सुनामी का खतरा टला। पेरू के तटीय इलाके में भी 6.6 तीव्रता के झटके। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।